9 दिसंबर 2024 अतुल सुभाष के नाम का एक टेकी बेंगलोर के अंदर डेड पाया गया था। उसका अपनी वाइफ के साथ में डिवोर्स केस चल रहा था, जहां पे उसकी वाइफ ने उससे 3 करोड़ एलिमनी में मांगे थे, और अगर वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है, अपने बेटे से मिलना चाहता है, उसके लिए उसको 35 लाख रुपए अलग से देने थे। अतुल सुभाष जितना ज्यादा एग्रीव्ड अपनी वाइफ से नहीं था, उससे कहीं ज्यादा एग्रीव्ड वो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से था। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट के अंदर लास्ट में एक सेंटेंस लिखा था, दैट जस्टिस इज ड्यू। जस्टिस अभी बचा है, जस्टिस पूरा नहीं हुआ है। अतुल सुभाष के केस एक केस नहीं है, इसके जैसे कम से कम लाखों केस ऐसे होंगे जिसके बारे में आप मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया में कहीं जिक्र तक नहीं सुनेंगे। एक और स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली 2025 में एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बेसिकली टाटा ट्रस्ट की तरफ से रिलीज होती है। इट इज पब्लिश्ड बाय द टाटा ट्रस्ट एंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला स्टैट सामने आया था, इसमें यह पता लगा कि जितने भी लोग इस समय पे प्रिजन में हैं, द पीपल हु आर राइट नाउ प्रिजनर्स और हु आर इन जेल, उसमें से 76% लोग अंडर ट्रायल हैं, मतलब कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं। वो सिर्फ अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं। 76% ऑफ द टोटल पीपल जो जेल में है इस समय पे, उनको पनिशमेंट भी नहीं मिली है, मगर उसके बावजूद भी वो अभी जेल में है। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट द राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस इन जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशरी के अंदर या जुडिशियल सिस्टम में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पेंडिंग होते चले जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स दैट आई विल डिस्कस विद यू। इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर मैंने कुछ सब टॉपिक्स कह लीजिए या सब हेडिंग्स कह लीजिए। पहला है खबर थी क्या, कहां से न्यूज मैंने उठाई है, व्हाई आई हैव डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर पीस फॉर यू। इन न्यूज क्या है, इंपैक्ट क्या होने वाला है इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर, कॉजेस क्या हैं, क्यों नंबर ऑफ केसेस हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, और लास्ट में है सॉल्यूशन। मैं इन चीजों के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा आज। आपको नोट्स बनाते चले जाना है। जो स्टैट्स मैं आपको बताऊंगा वो अभी रीसेंट का स्टैट है, कोशिश करूंगा सोर्सेज भी वहां पे आपको बता सकूं, मगर आपको नोट्स खुद तैयार करने हैं इसके, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात, ये खबर मैंने उठाई क्यों है, व्हाई दिस न्यूज आई हैव पिक्ड। देखिए सर, सितंबर 2025, अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक न्यूज आई हिंदू के अंदर, इसमें पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट, जहां पे इस वक्त 34 जजेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 34 जो नंबर है वो सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट जुडिशियल कैपेसिटी है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं वो ऑल टाइम हाई 88,000 अप्रोक्सीमेटली 400 केसेस पहुंच चुके थे। ये बात है सितंबर 2025 की। नाउ इतनी पेंडिंग केसेस इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नेशनल लेवल पे इस समय पे क्या सिचुएशन है। सर, नेशनल लेवल पे अगर मैं तीनों टीयर ऑफ जुडिशरी को शामिल कर लूं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, तीनों को शामिल कर लूं, तो इस समय 5 करोड़ 35 लाख केसेस हैं जो इस समय पे पेंडिंग है। ये डेटा मैंने कहां से लिया है? ये डेटा मैंने लिया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आपको एक मॉनिटरिंग टूल है जो कि रियल टाइम कितने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है इस समय पे जुडिशरी के सामने, उसके बारे में बताता है। कितने हर महीने डिस्पोज कर दिए जाते हैं, कितने हर महीने नए ऐड होते चले जाते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से मिल जाती है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल है। ये श्री रंजन गोगोई जी के टाइम पे, जो हमारे सीजीआई रह चुके हैं, उनके समय पे ये एक इनिशिएटिव था, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो कि स्टार्ट किया गया था। 5 करोड़ 35 लाख टोटल केसेस तीनों लेवल की जुडिशरी के सामने इस समय पे पेंडिंग है, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 करोड़ केसेस, 4 करोड़ 70 लाख के आसपास केसेस जो पेंडिंग है वो है लोअर कोर्ट्स के सामने। मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल इस समय पे पेंडिंग केसेस हैं वो एक्चुअली लोअर कोर्ट फेस कर रहा है।
इसमें से इस 5,35,00,000 में से ऑलमोस्ट 35 लाख केसेस ऐसे हैं जो कि 10 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, 10 ईयर्स से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो आप खुद इमेजिन करके चलिए कितना बड़ा टास्क अभी पूरा करने को बचा है जुडिशरी के लिए ना। जब हम ये नंबर सुनते हैं कि 5,35,00,000 केसेस इस टाइम पे पेंडिंग है, हमें इनका इन नंबर से हमें कोई खास पता नहीं चलता कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमें लगता है ये सिंपल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जुडिशरी धीरे धीरे करके काम कर ही रही है और इवेंचुअली ये चीज कभी ना कभी रिजॉल्व हो जाएगी, जबकि ये कई सालों से प्रॉब्लम चली आ रही है, एक पेरेनियल प्रॉब्लम हो चुकी है जिसको रिजॉल्व करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि इसके रिपरकशंस जो हैं, इसका जो इंपैक्ट है वो हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर अब देखा जाने लगा है। तो इसके साथ मैं सेकंड सब टॉपिक पे आता हूं कि इसका इंपैक्ट क्या है, ये जो पेंडेंसी हो रही है केसेस की, इसका क्या इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी पे। देखिए सर, अगर मैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को छोड़ दूं, जो अतुल सुभाष मेंटल हरासमेंट से गुजरा होगा, या अतुल सुभाष जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग जो कोई प्रॉपर्टी के नाम पे न्याय मांगने के लिए जाते हैं, या मान के चलिए कि कोई फैमिली डिस्प्यूट के को लेके न्याय मांगने जाता है, इन लोगों के ऊपर मेंटल हरासमेंट किस लेवल की हो जाती होगी, इसको मैं एक टाइम पे अगर हटा भी दूं, जबकि इसको हटाना नहीं चाहिए, फिर भी अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, बिकॉज हम यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से इस चीजों को देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर आप इसका गौज करने की कोशिश करेंगे तो एक फिगर ये बताई जाती है कि 1.5% से लेके 2% तक जो इंडिया का जीडीपी है, हर साल हम लूज कर जाते हैं, हर साल हम लूज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी। लैंड ग्रैब करती है गवर्नमेंट, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो लैंड ग्रैब करती है, वो कुछ मुआवजा दे देती है उन लोगों को जिनकी वो लैंड थी, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया जाता है कि वहां से नेशनल हाईवे निकलेगा, या कोई रेल प्रोजेक्ट निकलेगा, या कोई दूसरा बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट किया जाएगा, मगर द मोमेंट वो काम चालू किया जाता है एकदम से कोई कोर्ट केस उसके ऊपर हो जाता है। अब प्रोजेक्ट लटक गया, प्रोजेक्ट लंबा चला गया इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जब तक ये केस सॉर्ट नहीं हो जाता, जब तक वो जो मुआवजा देना है, जो भी लोगों को मुआवजा मिलना है, वो सॉर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो प्रोजेक्ट लटका रहेगा। अब ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट इज वेरी वेरी पावरफुल, वो चाहे तो बहुत कुछ चीजों को जल्दी करवा सकती है। मगर मैं अगर बात करूं यही चीज प्राइवेट मैटर के अंदर, या प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं, कहीं पे कोई फैक्ट्री लगनी है, कोई टाइल्स काटने का कोई प्रोजेक्ट लगना है, या कोई भी देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि प्राइवेट पार्टी स्टार्ट करती हैं। अगर ऐसे केस में इस तरीके का कोई केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, या लोअर कोर्ट के सामने, तो जब तक वो केस सॉर्ट नहीं हो जाता, वो प्रोजेक्ट एक तरह से लटका रह जाता है। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए, वो इन्वेस्टर्स फिर आगे आने वाले समय में डरने लग जाते हैं कि कहीं हम पैसा लगाएं, कोई कोर्ट केस हो जाए, प्रोजेक्ट अटक जाएगा, हमारे जो पैसे रिटर्न आना है हमारे पास में, वो 5 से 6 साल के लिए आगे सरक जाएगा। तो इन सारी चीजों को अगर आप कलेक्टिवली नोटिस करें, ये जो डिले होते हैं प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, इन सब चीजों को अगर आप कलेक्ट करके देखें तो उसका नंबर अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं मैथमेटिक्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं 1.5% से 2% ऑफ जीडीपी का एक तरह से लॉस हो जाता है हर साल इंडिया को ना। इकोनॉमिक इंपैक्ट के बाद में आता है सर एक और इंपैक्ट, जो कि सोशल इंपैक्ट है। देखिए सर, कोर्ट थे क्या, कोर्ट्स का काम है क्या? कोर्ट्स बेसिकली जस्टिस देने के इंस्ट्रूमेंट हैं। दे आर द बिल्डिंग्स, दे आर द इंस्टीट्यूशंस जहां पे लोग ये सोचते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। अगर आम आदमी किसी कारण की वजह से एग्रीव्ड है, अगर वो गवर्नमेंट से एग्रीव्ड है, मान लीजिए उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, या वो किसी दूसरे आदमी की वजह से परेशान है, और मान के चलिए वो उतना पावरफुल नहीं है, उसके पास मसल पावर नहीं है, उसके पास मनी पावर नहीं है, या उसके पास जैक नहीं है, अगर तो उसके पास जो एक रिजॉर्ट रह जाता है वो क्या है? वो कोर्ट सिस्टम है, कि कोर्ट के पास जाएगा, कानून के हिसाब से चीजें होंगी, जो चीज सही है वो डिसाइड की जाएगी, जो गलत है वो डिसाइड की जाएगी। तो जो आदमी गलत है उसको पनिश किया जाएगा, और जिस आदमी को न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय मिल जाएगा। ये एक बेसिक परसेप्शन था जिसकी वजह से कोर्ट काम करते थे ना। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन लॉ एंड जस्टिस जो है वो अपने आप में फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी का। अगर चीजें लॉ के हिसाब से ना चले, अगर जस्टिस डिलीवर टाइम पे ना हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्टिस टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत ही क्लासिकल एक टर्म है जो कि आपने अक्सर सुनी होगी।
तो लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी का आधार है, वो फाउंडेशन है। अगर आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, इफ यू रियली वांट टू कीप सोशल ऑर्डर मेंटेन्ड, तो ये लॉ एंड जस्टिस का सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएटली काम करना चाहिए। मैं कहता हूं कभी भी परफेक्टली काम नहीं कर पाएगा। यहां तक कि जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, जो भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी शायद लीगल सिस्टम उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम सिस्टम को परफेक्ट बनाने का ट्राई करते रहें कॉन्स्टेंटली। जो भी इनएफिशिएंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर वर्कआउट करें, सो दैट कि सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो काम करता रहे और उसके कारण सोसाइटी के जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पढ़ चुके हैं, उनको ये बात पता होगी कि जब मैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करता था तो मैंने आपको बताया था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर एक चीज जिसको मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकता हूं वो था लीगल सिस्टम और द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इतना बुरा हाल था कि जो आदमी अमीर है, जो आदमी रिच है, सिर्फ उसी को जस्टिस मिलता है। क्योंकि जो एक मेन दरबार लगा करता था, जो राजा जिसमें बैठा करता था, जो सुल्तान था, ये जो बादशाह था जहां पे बैठा करता था, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास या तो जैक होनी चाहिए थी या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए था। जो लोकल लेवल पे कोर्ट्स की मशीनरी थी वो उतनी ज्यादा कारगर थी नहीं। इसी के चलते जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम बने हुए थे जस्टिस देने के, जैसे पंचायत होती थी या खप पंचायत होती थी, वहां पे जाके दो लोग अपने मसले को सुलझाते थे, अपनी फ्रिक्शन को सुलझाया करते थे। एंड दैट वाज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कि जस्टिस सिस्टम, लीगल सिस्टम वहां का बहुत वीक था। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई बार उसकी वजह से एनार्की देखी जा सकती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि जो कॉमन आदमी था वो इतना एग्रीव्ड था कि जस्टिस तो मिलता नहीं था, न्याय तो मिलता नहीं था उतना ज्यादा वहां पे। अब सेम चीज रेप्लिकेट ना हो, सेम चीज इंडिया में आगे ना बढ़े, वो सोशल जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में ना बदल जाए, अनार्की में ना बदल जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप और टू टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम की वहां पे जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होते चले जा रहे हैं वो सही समय रहते डिस्पोज हो और तरीके से डिस्पोज हो। जल्दी भी करनी है मगर तरीका भी ठीक फॉलो करना है। गोल्स भी पता होने चाहिए और मीन्स भी सही होने चाहिए, जो हमें गांधी जी ने सिखाया था दैट द मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ गोल्स। तो दोनों चीजें हमें करेक्टली फॉलो करनी है यहां पे। नाउ आफ्टर द इंपैक्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट डिस्कस किया, हमने सोशल ऑर्डर किस तरह से हर्ट हो सकता है अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहा, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, वो हमने डिस्कस किया। अब मैं आपसे बात करता हूं रीजंस की। व्हाट आर दोज रीजंस जिसकी वजह से ये जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होते चले जा रहे हैं इंडिया के अंदर, ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। 5,35,00,000, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो सर इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो। जो नंबर ऑफ जजेस 10 लाख पॉपुलेशन पे होने चाहिए वो इंडिया में कितना है? इंडिया में इस समय पे 21 जजेस हैं 10 लाख लोगों के ऊपर। अगर 10 लाख लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए टोटल 21 जजेस आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि कितनी ओवरबर्डन है जुडिशरी इस समय पे ना। इसमें हम कुछ चीजें और जानते हैं। 21 जजेस 10 लाख पे। यूके में अगर आप जाएंगे, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम में अगर आप जाते हैं तो 50 जजेस मिलते हैं पर 10 लाख के ऊपर। अगर मैं यूएस जाता हूं, इफ आई गो टू यूएस, वहां पे यही नंबर है 107 जजेस का पर 10 लाख। और अगर मैं कनाडा जाता हूं तो ये सेम नंबर है 75 जजेस पर 10 लाख के ऊपर। तो आप खुद डिफरेंस लगा लीजिए कि इंडिया में 21 जजेस 10 लाख पे हैं, यूके में 50 लाख है, यूएसए में 107 हैं और कनाडा में 75 जजेस हैं। देखा जाए तो ये नंबर अबिस्मली लो है, बहुत कम है इस समय पे। मगर इसके ऊपर भी एक डिस्कशन है जो मैं यहां पे करना जरूरी समझता हूं। पहली चीज ये है सर कि कितने नंबर होने चाहिए पर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, कितने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए पर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। ये जो मैट्रिक है या ये जो स्टैंडर्ड है ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। इस मैट्रिक को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये बात हमें पता लगी थी कब?
2014 के अंदर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इन 2014 लॉ कमीशन ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी जिसमें इसने ये बोला था कि ये जो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई इतने से, एग्जांपल के तौर पे 1987 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने बोला था कि इंडिया में कम से कम 50 जज होने चाहिए पर 10 लाख जनता के ऊपर, 50 जजेस पर 10 लाख पे। ये 1987 में लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। लॉ कमीशन ने ये कहा कि ये जो फिक्स्ड नंबर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इतने जजेस पर 10 लाख के ऊपर, ये एक्चुअली ये गलत है, ये मिसलीडिंग है। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ केसेस इस समय पे पेंडिंग है और एक जज कितने केसेस को एक महीने में डिस्पोज कर देता है, इस कैलकुलेशन के आधार पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितने और जजेस की रिक्वायरमेंट है। एक बात तो स्ट्रेट अवे क्लियर है कि ज्यादा जजेस की रिक्वायरमेंट है हम लोगों को, हमें और ज्यादा जुडिशियल स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, बीट ऑन द सुप्रीम कोर्ट लेवल और हाई कोर्ट लेवल एंड स्पेशली ऑन द लोअर कोर्ट लेवल, बिकॉज वहां पे 90% पेंडेंसी है इस समय पे केसेस की। तो नंबर ऑफ जजेस तो बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स इंक्रीज करनी होगी, जुडिशियल सिस्टम अगर बेहतरी की तरफ हम ले जाना चाहते हैं उसे तो। मगर वो क्या हो, हमारा नंबर क्या हो, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हो, तो लॉ कमीशन ने यह बताया था कि जितने भी आपकी पेंडिंग केसेस बचे हुए हैं जिसको आपने डिस्पोज करना है, उसको कैलकुलेट कीजिए। एक जज एक महीने में कितने केसेस को डिस्पोज करता है उसे कैलकुलेट कीजिए, और इसके मुताबिक अगर आपको एक साल में सारे के सारे केसेस जो अभी तक पेंडिंग है उसको खत्म करना है तो कितने जजेस लगेंगे, ये कैलकुलेशन आप निकालिए, तो हमें सही तरह से पता लगेगा कि कितने जजेस की रिक्वायरमेंट है हमें। बाकी ये बात साफ है कि डेफिनेटली अब तो क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुके हैं, जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, नंबर ऑफ लेजिस्लेशन बढ़ गए हैं, जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने वो बढ़ा दिए हैं। तो इसके चलते अब हमें 50 से भी कहीं ज्यादा जाना पड़ेगा। जब यूएसए जैसी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी कम है वहां पे 107 जजेस हैं 10 लाख के ऊपर, तो इंडिया को तो अभी और ज्यादा काम करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ। तो पहला नंबर क्या है कि इंडिया में, पहला रीजन क्या है, इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस टू द पॉपुलेशन है वो इस समय पे अबिस्मली लो है। राइट नाउ इट इज 21 जजेस पर 10 लाख। ना दूसरा रीजन आता है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लिटिगेशंस। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लिटिगेशन, इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस फाइल होते हैं हर महीने वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक फिगर अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो लगभग 6000 के आसपास नए केसेस ऐड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर महीने। हर महीने सुप्रीम कोर्ट लगभग 6000 नए केसेस को एंटरटेन करता है। यह है सुप्रीम कोर्ट का नंबर। अगर मैं यही जाऊं हाई कोर्ट के लेवल पे तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 2,61,000 केसेस नए मिलेंगे हर महीने जो कि ऐड हो जाते हैं हाई कोर्ट के पास में। और अगर मैं लोअर कोर्ट चला जाऊं तो ये नंबर पहुंच जाता है 13,62,000 के आसपास। दिस इज द नंबर फॉर लोअर कोर्ट। तो आप खुद देख लीजिए कि हर महीने अगर 6,000 नए केसेस सुप्रीम कोर्ट, 2,61,000 हाई कोर्ट और 13,62,000 लोअर कोर्ट को फेस करने पड़ रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं वो कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो एक बात तय है कि नंबर ऑफ लिटिगेशंस बढ़ी है, मगर सवाल है कि ये इतनी ज्यादा बढ़ी क्यों है। तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जो लीगल अवेयरनेस है वो भी कंपैरेटिवली लास्ट फ्यू इफ आई टेक फ्रॉम 2000 टिल अभी तक अगर मैं देखूं तो जो लीगल अवेयरनेस है इंडिया के अंदर वो भी बढ़ी है। लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में ज्यादा पता चल गया है, अपने स्टैट्यूटरी राइट्स के बारे में ज्यादा पता लग गया, क्योंकि एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है। लीगल अवेयरनेस क्यों बढ़ी? क्योंकि एजुकेशन बढ़ी है ना। एजुकेशन जब बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपको अपने राइट्स के बारे में पता लगने लग जाता है। एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टेट के सामने। एजुकेशन भी बढ़ती है तो लिटिगेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता लग जाएगा। राइट्स के बारे में पता लगेगा तो नंबर ऑफ कोर्ट केसेस बढ़ेंगे ना। इसके अलावा एजुकेशन बढ़ने के अलावा जो एनजीओज हैं वो भी मदद करते हैं। जो सिविल सोसाइटी है इंडिया के अंदर वो स्ट्रांग हुई है, एनजीओज का रोल बढ़ गया है, मीडिया ज्यादा इंक्लूसिव होता चला जा रहा है। तो जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है, जो लीगल सिस्टम के बारे में जानकारी पहुंचाई जाती है आम आदमी तक, उसका मैकेनिज्म स्ट्रांग हो गया है इंडिया के अंदर। इसमें एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इनके चलते ही इंडिया में जो लीगल अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो रही है। एंड दस
एंड दस जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं वो इंक्रीज हो रही है। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ने ओवर द पीरियड, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने जो सोसाइटी के अलग अलग डोमेन थे, सोसाइटी के अलग अलग स्फीयर थे, भाई अब आज आप नोटिस करने की कोशिश कीजिए, साइबर फ्रॉड एक अपने आप में बहुत बड़ा मैटर बन गया ना। इसको डील करने के लिए आपको कानून लाना पड़ेगा, तो एक कानून आ जाएगा। आपकी प्राइवेसी का कोई हनन ना करे उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना दिया जाएगा। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये एक नया चैलेंज है जो कि लास्ट 3 डेकेड के अंदर हम नोटिस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक नया कानून बन जाएगा, स्टेट लेवल पे बनेगा, नेशनल लेवल पे बनेगा। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, आप जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इंडिया के अंदर अपने आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन पीस है। अब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए एक अलग कानून बनाया जा रहा है। तो जितने ज्यादा कानून बनेंगे, जितने ज्यादा सोसाइटी के अलग अलग स्फेयर को टच करने की कोशिश करेगी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उतने ज्यादा नंबर ऑफ लिटिगेशंस बढ़ेंगे। ये बहुत ही साफ सी चीज है। इसके बाद आता है सर थर्ड इज अपील सिस्टम। थर्ड वन इज अपील सिस्टम। आप जानते हैं इंडिया के अंदर कोई भी कोर्ट केस जब स्टार्ट होता है तो ऐसा तो है नहीं कि लोअर कोर्ट के अंदर वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आप पहले लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल करते हैं, अगर पार्टी के अगेंस्ट कोई, अगर मान लीजिए आप जिस पार्टी से लड़ रहे थे उस पार्टी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया तो वो पार्टी चली जाएगी इस अपील को लेके हाई कोर्ट के अंदर, और इसी तरीके से जो भी पार्टी एग्रीव्ड होगी किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, वो फिर हायर लेवल पे जाके अपील करने की कोशिश करती है। तो लोअर कोर्ट से उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट। नाउ हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द सिस्टम वी हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, और ग्रीवांस जो किसी भी पार्टी की ग्रीवांस है उसको सुनना जरूरी भी है। देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जो कि लोअर कोर्ट कुछ ऑल टुगेदर दूसरी तरीके से उसकी प्रोनाउंसमेंट कर देते हैं, उसमें जजमेंट दे देते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट जाके उसको पलट देता है या दूसरी तरीके से उसे वो इंटरप्रेट करता है। तो अपील सिस्टम भी इंडिया में अपने आप में, चाहे भले ही ये अच्छा है या बुरा है, मगर जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं वो बढ़ती हैं बिकॉज ऑफ द अपील सिस्टम। फोर्थ है सर, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है। आज इंडिया एक जमाना था हम चाइना से पीछे थे, मगर ओवरऑल इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है। आज इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने लीगल मैटर बढ़ेंगे, उतनी फ्रिक्शंस बढ़ेगी लोगों के बीच में। इनफैक्ट जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ज्यादा रिसोर्सेस के ऊपर जनता रिसोर्सेस यूज करती है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे लैंड हो या फिर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो काम करने की, इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे कोर्ट के अंदर। सो दैट इज अनदर मेजर रीजन। दीज आर द 4 रीजंस जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं कोर्ट के अंदर वो बढ़ती चली जा रही हैं। थर्ड रीजन है प्रोसीजरल डिलेज का। व्हाट इज प्रोसीजरल डिलेज? देखिए आप लोगों ने अक्सर ही नोटिस किया होगा, मूवीज के अंदर भी ये बड़ा फेमस है कि तारीख पे तारीख चलती चली जाती है, न्याय नहीं मिलता। मगर आप जानते हैं चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लॉयर हो, वो तारीख जरूर मांगता है कि सर नेक्स्ट डेट दे दीजिए। अब ये जितने भी तारीख पे तारीख वाला काम चलता रहता है, जो नेक्स्ट डेट वाला सिस्टम चलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एडजर्नमेंट्स। एडजर्नमेंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है जो कोर्ट केसेस 5 साल 6 साल इतने लंबे लंबे टाइम पीरियड तक चलते चले जाते हैं। एडजर्नमेंट्स के कारण नाउ देयर शुड बी अ सिस्टम, कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है कि एक केस के अंदर कितने नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स जो है आप अलाउ करेंगे। कभी कोई पार्टी वो कहती है सर मैं इतनी दूर से नहीं आ सकता इतनी जल्दी, प्लीज कोई दूसरी डेट दे दीजिए। कभी कोई पार्टी नहीं आती, कभी कोई लॉयर नहीं आता। इस तरीके से क्योंकि ये बार बार कभी एक पार्टी मिसिंग है, कभी कोई लॉयर मिसिंग है, इन सब चीजों के चलते हुए एडजर्नमेंट्स जो है वो बहुत आम बात है केसेस के अंदर। जजेस भी बोलते हैं ठीक है भाई हमें कौन सी टेंशन है, तुम ही लोग नहीं अगर टाइम पे इस मैटर को खत्म करवाना चाहते, ठीक है नेक्स्ट डेट दे देते हैं। इट इज सिंपल एज दैट। तो एडजर्नमेंट्स इज वन ऑफ द बिग रीजंस जिसकी वजह से जो पेंडेंसी है केसेस में ये बढ़ती चली जा रही है।